डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेक्चर देने जा रहा हूं जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर पे बेस्ड है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन टर्म 1। इस टर्म में, इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? किरचॉफ्स लॉ। यदि आप लोगों को किरचॉफ्स लॉ बिल्कुल एक्यूरेसी से समझ में आ जाता है तो जितनी भी सर्किटल प्रॉब्लम होंगी आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है? किरचॉफ्स लॉ है क्या? तो किरचॉफ्स लॉ में क्या है? दो लॉज हैं मेनली जिसका हम लोग सर्किट के अंदर यूज करेंगे। पहला लॉ क्या है? इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट लॉ। और फर्स्ट लॉ में होता क्या है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट हो, एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, द अलजेब्राइक सम, तो एक टर्म यहां पे आया अलजेब्राइक सम। देखो मैं फोकस कर रहा हूं, अलजेब्राइक सम ऑफ करंट्स एट द जंक्शन इज जीरो। इसका मतलब क्या होता है कि अलजेब्राइक सम ऑफ करंट एट द जंक्शन इज जीरो। इसका मतलब यह है कि सपोज करो कि मैंने एक जंक्शन चूज कर लिया, ये जंक्शन हो गया। अब इस जंक्शन पे जितनी भी करंट आ रही है, देखो जैसे कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, जंक्शन पे क्या होता है, कई सारी ट्रेनें आती हैं, कई सारी ट्रेनें आती हैं, आ रही हैं। तो भाई जब आएंगी तो जाएंगी भी तो जितनी भी करंट ये आ रही है वो क्या हो रही है? जा भी रही है। तो आपके पास गई जंक्शन पे कितनी करंट गई? सपोज दैट इज I1, I2, I3 एंड I4। और निकलने वाली कितनी करंट है? आउटगोइंग करंट एट द जंक्शन। तो आउटगोइंग में कौन कौन सी है? सपोज टू बी I5, I6 एंड I7। यानी कि इतनी करंट इसमें से गई, इतनी करंट निकल गई, तो इसका मतलब अलजेब्राइक सम क्या होगा? अब देखो यहां पे जो टर्म है अलजेब्राइक सम, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें समेशन लेते हैं। समेशन का मतलब है जो जंक्शन की ओर करंट जा रही है वो तो पॉजिटिव होंगी और जो जंक्शन से करंट निकल रही है वो नेगेटिव होंगी। तो इसका और इसका जो सम होगा वो जीरो हो जाएगा। क्लियर? मेरे ख्याल समझ में आ जाना चाहिए कि इतनी करंट जा रही है, इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव। इतनी करंट निकल रही है, इसका साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इट मींस क्या है? इनकमिंग करंट एट द जंक्शन, इनकमिंग करंट एट द जंक्शन वो कौन कौन सी है? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। ये इतनी करंट क्या कर रही है? इनकमिंग करंट है एट द जंक्शन। और कमिंग आउट फ्रॉम द जंक्शन, ये इनकमिंग करंट है और ये कमिंग आउट फ्रॉम द जंक्शन। वो करंट कितनी होगी? तो अब जरा सा सोचो कि जो ये वाली करंट है वो सारी की सारी क्या है? नेगेटिव है। इट मींस क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? I5, I6, I7 ये सारी की सारी क्या होंगी? तुम्हारी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। अब इसका और इसका सम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इट मींस कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5 प्लस I6 प्लस I7, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो इट मींस क्या हुआ कि समेशन
of the current at the junction is 0. This is the Kirchhoff first law. इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं, इसका एक नाम और है जंक्शन लॉ। ये क्या कहलाएगा? जंक्शन लॉ कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? किसी भी जंक्शन पर जितनी करंट आ रही है उतनी ही करंट जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गोइंग आउट, कमिंग आउट नहीं, गोइंग आउट फ्रॉम द जंक्शन, माने कि इतनी करंट आई और इतनी करंट गई, इनका समेशन 0 है। जो करंट जा रही है जंक्शन पे उसका साइन मैंने पॉजिटिव दे दिया, और जो करंट जंक्शन से निकल रही है उसका मैंने साइन क्या दे दिया? नेगेटिव दे दिया। और इन दोनों का सम किसके बराबर है? 0 के बराबर है। दिस इज द किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अब इसके बाद मैं तुमको आगे की ओर ले चलता हूं। आगे क्या है? किरचॉफ सेकंड लॉ। इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या है, इसको देखो कितना मजा आएगा तुमको। इसमें जो वोल्टेज इक्वेशन बनाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका लॉ है क्या, इसको भी हम लोग देखते हैं। क्या है कि अलजेब्राइक सम ऑफ ईएमएफ। ये ईएमएफ क्या होता है? दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। वो सेल क्या है? सपोज टू बी एक सेल, और इसका ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। जो इसका ईएमएफ है वो ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, दैट इज द कंप्लीट सेल। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक कंप्लीट सेल है। ये सेल करता क्या है? सर्किट के अंदर चार्ज के फ्लो को मेंटेन करता है। तो हम इससे एक नई चीज सीखे कि क्या सीखे कि इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस which maintains the flow of current in the circuit। तो अब ये करंट कैसे फ्लो करेगी? एक सपोज करो कि ये एक्सटर्नल सर्किट है, दैट इज आर। कोई भी इसका रेजिस्टेंस सपोज करें मैंने कैपिटल आर। अब ये हमेशा जान लो कि जब भी करंट फ्लो करेगी तो ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। अब जरा देखो, जब इससे करंट यहां से निकली, आई करंट यहां से निकली, तो इस रेजिस्टेंस के अंदर भी कौन सी करंट गई? आई गई। और ये करंट यहां से होते हुए पाथ को फॉलो करते हुए फिर तुम्हारे किस में चली गई? सेल के अंदर चली गई। तो जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो कितना है? सपोज टू बी कैपिटल वी। और यहां पर जो कैपिटल वी है दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप at the external circuit, or you can say that कि external resistance of the circuit। अब यहां पर क्या है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस किससे निकालेंगे? ओम्स लॉ से निकालेंगे। वो क्या होता है? V = I। और एक पोटेंशियल यहां पर भी ड्रॉप हो रहा है, और वो कैसे ड्रॉप हो रहा है कि ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो यहां पर जो ड्रॉप पोटेंशियल होगा वो I × स्मॉल r। अब सेल का जो ईएमएफ होगा E, दैट इज E = वो किसके बराबर होगा? इसके और इसके पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होगा। इट मींस कि IR प्लस I × कैपिटल R। तो जो I है वो E/R प्लस कैपिटल R। ये जो सेल हुआ वो सर्किट को कितनी करंट प्रोवाइड कर रहा है? वो E/R प्लस R। तो अब इसका मतलब उसको ये पता लगा कि सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है वो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कैसे निकालोगे? E/R प्लस R। और I जो करंट है उसकी जो यूनिट होती है वो तुम जानते हो कि क्या होती है? एम्पियर होती है। अब इसके बाद जो किरचॉफ में इसका एप्लीकेशन, हमने यहां पर वास्तव में किरचॉफ लॉ लगाया है। अब क्योंकि किरचॉफ लॉ डिस्कस नहीं किया है तो इसीलिए हमने तुमको इसको दिखाया नहीं कि कैसे इसमें मैंने किरचॉफ लॉ को यूज किया है।
हाँ, इसके बाद एक चीज और देखो कि इसके अंदर क्या होता है, एक सर्किटल करंट होती है और एक सपोजिंग करंट होती है। अब इसका कंसेप्ट यदि तुमको ध्यान में रहेगा तो कोई भी दिक्कत तुमको वोल्टेज इक्वेशन बनाने में नहीं होगी। एक छोटा सा सर्किट है, इसमें आसानी से सीखोगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि सपोजिंग करंट। सपोजिंग करंट कहते हैं जो भी ये क्लोज लूप है तुम्हारा, इसमें हम अपने मर्जी के हिसाब से आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसके डायरेक्शन को मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि सपोजिंग करंट वो करंट होती है जो कि हमारी मानी गई करंट है, हमने डायरेक्शन उसका सपोज कर लिया कि सपोजिंग करंट का डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज और या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने क्या किया कि इसके डायरेक्शन को मैंने क्लॉकवाइज कर दिया, या ऐसा करो कि एंटी क्लॉकवाइज कर दो, तुमको ज्यादा आसानी रहेगी, लाइक दिस। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जब ये देखते हैं कि व्हाट इज द रूल्स, जो पोटेंशियल, अब क्योंकि रूल क्यों, इसमें भी देखो, द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इन ए क्लोज लूप। अब ईएमएफ का मतलब क्या है, ये जो ईएमएफ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये किसका होगा, सेल का होगा। और जब ये सेल का होगा तो वो सेल किस में लगा होगा, सर्किट के अंदर लगा होगा। सर्किट के अंदर क्या है, वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ क्या, करंट एंड द रेजिस्टेंस, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। तो माना कि कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस मैंने क्या बोला कि रेजिस्टेंस के साथ साथ जो भी उसके अंदर करंट फ्लो कर रही है उसका जो प्रोडक्ट का जो समेशन होगा वो ईएमएफ के समेशन के इक्वल होगा। अब यहां पर क्या है, केवल एक ही सेल है, लेकिन यहां पे इफेक्टिव दो रेजिस्टेंस हैं, एक ये कैपिटल आर, एक ये स्मॉल आर। ठीक, अच्छा अब देखो, यदि सपोजिंग करंट का डायरेक्शन सर्किटल करंट के डायरेक्शन के सेम होगा, ठीक है ना, यदि सपोजिंग करंट का डायरेक्शन सर्किटल करंट के डायरेक्शन के सेम है, इसका मतलब देखो इसका डायरेक्शन किधर है, इस साइड की ओर है। सर्किट के अंदर जो करंट का डायरेक्शन है वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ सपोजिंग करंट, इसलिए इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम पॉजिटिव होगा तो मैंने क्या लिखा, I इंटू कैपिटल आर। और यही चीज जब इसमें गई तो सपोजिंग करंट का डायरेक्शन भी देखो इसी ओर तो है, सर्किटल करंट का भी डायरेक्शन इसी ओर है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में है। और जब सेम डायरेक्शन में होगा तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल ड्रॉप है वो किसके बराबर है, वो भी पॉजिटिव होगा, तो स्मॉल आई आर। अब यानी कि इसका मैंने इतना पार्ट मैंने चूज कर लिया। अब ये वाला पार्ट है समेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सर्किट। अब ये क्या होता है, ये बराबर किसके होता है, तो यहां पे भी अलजेब्रिक है, समेशन है, तो यहां पर भी हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। यदि सपोजिंग करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे जा रही है, क्योंकि देखो ये सपोजिंग करंट का डायरेक्शन ये है और बैटरी का कौन सा टर्मिनल पड़ रहा है, नेगेटिव पड़ रहा है, दैट इज द पॉजिटिव। जब ये नेगेटिव टर्मिनल पे जाती है तो जो इसका ईएमएफ होगा वो पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब यहां पे ई क्या है, पॉजिटिव है। अब इसके बाद तुमको करना क्या है, हमने क्या किया, किरचॉफ्स लॉ लगा करके इक्वेशन को निकाला। बाकी सॉल्व करोगे तो ये फिर से यही चीज तुम्हारी आ जाएगी। अब हम एक इसी तरह से दूसरा सर्किट ले लेते हैं, और दूसरा सर्किट क्या है, रहेगा यही, लेकिन करने का डायरेक्शन बदल दूंगा। कैसे, सपोज करो कि ये एक सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और यहां पर मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर जोड़ दिया। भाई करंट का डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा ना, हमने भाई चेंज नहीं किया, क्योंकि पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव पे जाएगी। तो देखो इसमें करंट का डायरेक्शन ये शो हो रहा है, इधर से इसमें करंट का डायरेक्शन ये शो हो रहा है। लेकिन अब की बार हमने क्या किया कि सपोजिंग करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। जो इसमें मैंने एंटी क्लॉकवाइज यूज किया है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या इफेक्ट आएगा, इसमें देखो, अब सबसे पहले मेरे सामने ये पड़ा, तो इसमें सपोजिंग करंट का डायरेक्शन किधर है, इस साइड की ओर है, लाइक दिस।
लेकिन सर्किटल करंट क्या है, इस सपोजिंग के ठीक अपोजिट है। अपोजिट होने के वजह से जो इस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जब ये करंट सर्किटल, जब हम इस वाले रेजिस्टेंस में आएंगे तो इस वाले रेजिस्टेंस में देखो यहां पर भी वही है, सपोजिंग करंट का डायरेक्शन किधर जा रहा है, इधर, और सर्किटल करंट का डायरेक्शन क्या है, सपोजिंग के अपोजिट है, इसलिए यहां पर भी जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखो ये जो सपोजिंग करंट है, अब सोचो कि जब ये घूम करके जब सपोजिंग करंट ऐसे जाएगी तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल पढ़ रहा है, पॉजिटिव पढ़ रहा है, और पॉजिटिव पढ़ने के कारण जो ईएमएफ होगा वो भी नेगेटिव होगा। अब देखो इसमें मैंने जो बनाया, अभी तो मैंने एक सिंगल सर्किट लेकर के बनाया, जब हम कॉम्प्लेक्स करेंगे तो फिर तुमको उसी हिसाब से सेट हो जाएगा तुम्हारा। तो अब देखो इसमें मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, आई आर प्लस आई इंटू कैपिटल आर, दैट इज ई। तो सोचो कि आई आर प्लस कैपिटल आई आर इज इक्वल टू ई, इससे भी वही रिजल्ट पाए। और इसके बाद जब किरचॉफ्स का मैंने जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया था, ठीक है ना, तो भी मैंने वही रिजल्ट पाया, क्लॉकवाइज से भी मैंने वही रिजल्ट पाया। तो इसका मतलब यह है कि सपोजिंग करंट आप उसमें चूज कीजिए और आप वोल्टेज इक्वेशन इस तरह से बनाइए जिससे कि हम किसी भी सर्किटल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही इजीली कर सकते हैं। अब इसको देखो तुमको क्या करना है, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूं। और देखो जो दिक्कत हो आप अपने इसको सजेशन में भेज देना, जिससे कि मैं इसमें जो भी तुमको प्रॉब्लम हो, जो भी चीज तुमको नहीं समझ में आई है, आप इसको अपनी प्रॉब्लम में भेजिएगा, सजेशन में दे दीजिएगा, तो जिससे कि मैं तुमको जो है वो तुम्हारी जो कमियां है उसको मैं बता सकूं। अब देखो जरा सा, मैंने एक सर्किट लिया, इसमें मैंने एक सेल यूज किया, एक ये मैंने एक सर्किट कॉम्प्लेक्स के साथ ले लिया है, इसमें दो लूप हैं, लूप को हम लोग लिख भी दें ए बी सी डी ई एफ। हमने यहां पे सपोज करें कि 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम रेजिस्टेंस, ये 1 ओम रेजिस्टेंस, ये 3 ओम रेजिस्टेंस और ये 1 ओम रेजिस्टेंस, ये है ये उसे। अब सबसे पहले यहां पर हमको ये सीखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। तो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट यू करंट इन द सर्किट। तो सबसे पहला काम ये करो बेटा कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल से आप क्या करो, एक आई करंट को फ्लो कराओ। अब ये करंट ए से होते हुए जब बी पे जाएगी तो बी पे जंक्शन मिला, और जंक्शन जब मिला तो यहां पर करंट क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, और जब डिस्ट्रीब्यूट होगी तो तुमने क्या किया कि इसमें सपोज टू बी करंट, मैंने क्या यूज किया कि इस वाले में मैंने I1 डाला, मैंने कि इसमें कौन सी करंट गई, I1 गई। तो अब जो टोटल करंट थी वो तो I थी, I1 इसमें चले गई, तो जो ये 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है अलोंग जो BE है उसमें करंट कितनी होगी, I माइनस I1। अब ये I माइनस I1 कहां पे आएगी, E पे आएगी, लेकिन जो हमारी I1 करंट इधर चल रही थी C पे पहुंची, C से जब B पे आएगी तो यहां पर भी I1 करंट, और जब B से E पे आएगी तो यहां पर भी I1 करंट, यानी कि तुम्हारी I1 करंट इधर, I माइनस I1 करंट इधर। तो इसमें तुमको 2 लूप दिखाई दे रहे, एक लूप नंबर 1, एक लूप नंबर 2। इसके अंदर तुम ये देखो, हमने कहा था ना सपोजिंग करंट यूज करते हैं, इसके डायरेक्शन को हम पहले से ही सपोज कर लेते, लेकिन इसमें क्या है 2 लूप है, लेकिन करंट का सपोजिंग करंट का जो डायरेक्शन होगा
वो सेम होगा। जो हम पहले लूप में लेंगे वही हम दूसरे लूप में भी लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले लूप में अलग दूसरे लूप में अलग, गलत हो जाएगा फिर। तो हमने क्या किया कि इसमें आई करंट इसमें गई, फिर ये डायरेक्शन मैंने इसमें कौन सा यूज किया, कौन वाइज है, कौन वाइज दिखता है, सोचो जरा सा, ये कौन सा वाइज है, ये क्लॉकवाइज है, इसमें भी क्या है, क्लॉकवाइज है। अब हमको इक्वेशन को बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन क्लोज लूप कौन सा लूप है, क्लोज करना पड़ेगा, ए बी ई एफ, ए। अब इसमें क्या है कि सर्किटल करंट का डायरेक्शन ए टू बी, सपोजिंग करंट का डायरेक्शन भी क्या है, ए टू बी, दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो ड्रॉप पोटेंशियल क्या होगा, 2I। अब हम इस पे आएंगे, किस वाले पे, बीई के अलोंग जो रेजिस्टेंस 3 ओम लगा है उसको देखो, करंट कितनी है, I माइनस I1, डायरेक्शन क्या है, B टू E, सपोजिंग करंट भी B टू E, तो अब दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, ड्रॉप पोटेंशियल क्या होगा, प्लस पॉजिटिव, तो 3I माइनस I1। अब हम किस पे आएंगे, इस 5 ओम रेजिस्टेंस पे आएंगे, देखेंगे सर्किट की करंट क्या है। अगर ऐसे इस पे करंट को देखो, यहां से I माइनस I1 मिल रही है, यहां से I1 मिल रही है, तो ये I1 कैंसिल हुई और इसमें करंट कौन सी गई, I गई। अब यहां पर तुम ये देखो, जो सर्किटल करंट का डायरेक्शन है वो सपोजिंग करंट के सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि सपोजिंग करंट भी ई से एफ में है और सर्किटल करंट भी ई से एफ में है, तो जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में होंगे तो यहाँ पे जो ड्रॉप पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा, तो वो होगा कितना, 5I। अब देखो कि सपोजिंग करंट बैटरी के कौन से टर्मिनल पे है, तुमने देखा निगेटिव है। जब निगेटिव टर्मिनल पे है तो इसका मतलब कि जो ईएमएफ होगा वो कैसा होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। अब इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, सिंपलीफाई करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, 2I प्लस 3I माइनस 3I1 प्लस 5I इज इक्वल टू 10। तो ये ऐड हो गए, दैट इज 10I माइनस 3I1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। ये फर्स्ट इक्वेशन हमको मिल गया। अब इसका सेकंड इक्वेशन देखो, तो दूसरे लूप की बात हो गई। इस लूप में हम कौन सा लूप कंसीडर करें, चाहे तो हम ये वाला लूप बड़ा वाला कंसीडर कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ ए। आप इसको यूज कर सकते हो, या आप कौन सा यूज करो, इसको सेकंड लूप मान लो, बी सी डी ई बी। तो हम क्या लिखते हैं, इन क्लोज लूप बी सी डी ई बी। अब इसका वोल्टेज इक्वेशन बनाना है, बहुत सिंपल है। तुम ये देखो, सबसे पहले कौन सा रेजिस्टेंस है, बीसी के क्रॉस देखो कौन सा लगा है, 1 ओम लगा है। अब इस 1 ओम की जो करंट है वो बी से सी है, सपोजिंग करंट भी क्या है, बी से सी है, तो ड्रॉप पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा, 1I। इसमें देखो, इसमें भी दोनों देखो सेम डायरेक्शन में है, सर्किटल करंट C टू D, सपोजिंग करंट भी C टू D। अब जो ड्रॉप पोटेंशियल होगा इसमें भी पॉजिटिव होगा, और जो पॉजिटिव होगा तो कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, I1। इसमें भी देखो सेम डायरेक्शन में, D से E पे I1 सर्किटल करंट है, और यहां पे सपोजिंग करंट भी D से E पे दिख रही है, तो ये भी दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1I1। बट इस केस में देखो, सर्किटल करंट फ्रॉम B टू E है और सपोजिंग करंट E टू F है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। और जब ये देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो
तो यहां पर जो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा, इसका मतलब माइनस का 3 I माइनस I1। अभी देखो इसमें कोई सेल वेल है कि नहीं है, तो तुमने देखा इस वाले लूप के अंदर कोई भी सेल नहीं है, और जब सेल नहीं होगा तो यहां पर जो ईएमएफ होगा वो 0 हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, कैसे करेंगे? ये हो गया I1 3I1 प्लस I1 माइनस 3I, और ये क्या हो जाएगा प्लस का I1 सॉरी प्लस का 3I1 दैट इज 0। अब इसको हम लोग क्या करें, ऐड कर लो, 8 ये हो जाएगा 1 4 5 और 5 और 3 8I1 माइनस 3I इज इक्वल टू 0। तो अब जरा सोचो, एक इक्वेशन तुमको ये मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको देखो, तुमने पढ़ा होगा 10th क्लास में, तुमने टू वेरिएबल इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व किया होगा, उसमें तुमको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ग्रैंड I माइनस 3I1 इज इक्वल टू 10। तो इसमें क्या लिखोगे? माइनस का 3I प्लस का 8I1 इज इक्वल टू का 0। सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत इजी है, आप कोई भी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, किसी भी मेथड का तुम यूज कर सकते हो जो भी प्रीवियसली पढ़े हो, लेकिन इसको यूज करोगे तो ज्यादा आसानी होगी, कैलकुलेशन पार्ट कम हो जाएगा। तो हमको I1 निकालना है तो हमने I1 लिख लिया, हमको I2 निकालना है तो हमने I2 लिख लिया। दोनों के I1 और I2 दोनों के डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, यानी कि I1 का डिनोमिनेटर और I2 का डिनोमिनेटर सेम है। यानी कैसे सेम है कि जो I और I1 के कोफिशिएंट्स हैं उनको डिनोमिनेटर में लिख दो। तो कैसे लिखोगे? 10 माइनस 3 8। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखो, इसमें भी सेम एज इट इज वैसे ही उतारना है। अब जब हम इसके न्यूमरेटर में आते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो ये कोफिशिएंट I1 के हैं इसकी जगह पे हम ये कांस्टेंट 10 और 0 लिखेंगे, बाकी ये वाला वैसे उतार देंगे। और ठीक सेम प्रोसेस जब I2 को फाइंड माने कि I1 को फाइंड करेंगे, एक बार देखो ये I है और ये वाला तुम्हारा क्या है? I1 है। तो अब जब हम I1 पे जाएंगे तो इसमें कैसे करते हैं? इस वाले में क्या करेंगे? आपकी बार I वाले कोफिशिएंट को ऐसे उतार लीजिए, ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस 3। अब जो है जो कांस्टेंट है वो तुम्हारा 10 और 0। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? इफ सपोज यदि ये A B C D है तो क्या हो जाएगा? A का मल्टीप्लीकेशन D के साथ और B का मल्टीप्लीकेशन C के साथ और बीच में इंट्रोड्यूसिंग माइनस। अब इसको मैं सॉल्व करने चला तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसको केवल एक ही बार सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम बचेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये जो I है 8 10 जा 80 माइनस, अब इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो माइनस 3 इंटू 0 तो दैट इज 0 आएगा, इसलिए यहां पे हम डायरेक्ट लिख सकते थे। और जब हम यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80 फिर माइनस 3 इंटू माइनस 3, ये तुमको दिखाने के लिए है, नहीं डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहाँ कि कैलकुलेशन को देखो। अब यहां पर क्या होगा? 80 ये तो पूरा 0 हो गया, साफ हो गया। इसमें आओगे 80 माइनस, अब देखो ये क्या हो जाएगा? 3 3 या 9, यानी कौन सा हो गया? प्लस 9। इज दैट क्लियर? अब ये क्या आ जाएगा? 80 में से 9 गए, कितना आ जाएगा?
71, और ये कितना हो जाएगा एम्पियर। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं इस वाले को, तो इसका भी डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो जो भी आप एक ही बार सॉल्व करना है, आप डायरेक्ट लिख दो, कितना आ रहा है 71 लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये 10 है और ये 0 है, जब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि 10 into 0। और इस -3 का इस 10 में करेंगे तो -3 into 10, और बीच में क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, माइनस का साइन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 30 -30, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +30, 30 अपॉन क्या हो जाएगा 77, और ये तुम्हारा जो हो गया एम्पियर। इसके बाद देखो, जब हमने करंट निकाल ली, इस करंट को फाइंड आउट कर लिया, तो हम करते क्या है, करते ये हैं कि इस सर्किट का रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं। यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, यानी हमने क्या किया कि जो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, इसको तो ऐसे सेल को ऐसे लगा लेने दो, और इन सभी की जगह पर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R सपोज कर लो, जिसको मुझको क्या करना है, फाइंड करना है। ये कितना है 10 वोल्ट है, करंट कौन सी है, I है, I की तुमने वैल्यू निकाली है 80/71 एम्पियर है। तो हम क्या करेंगे, V इक्वल क्या होता है, IR होता है, तो ये कितना है 10, I R को फाइंड करना है, और जो हमने I निकाली उसको यहां पे रखेंगे, तो ये जगह 10 into 80/71 इंटू कितना हो जाएगा R, सो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो ये से कैंसिल हो गया 71/8, और ये किस में आएगा, ओम में आएगा। ओम क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। तो सोचो कितना आसान है। अब एक चीज मैं तुमको और बता दूं इसके अंदर, कि रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे डिटेक्ट किए जाते हैं किसी भी सर्किट में। जब किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट सेम होंगी, तो वो सारे रेजिस्टेंस कैसे होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। यानी कैसे कि तुम एक चीज देखोगे कि ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, तीनों में I1 करंट है, तो इससे हम ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो तूने कहा कि सर एक बात बताइए कि ये तीनों सीरीज में है, तो हम सीरीज में बना लेते हैं इसको। हमने इसको बिठाया, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो हमने इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिया। हम तुमको केवल समझाने के लिए कर रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं इससे, क्योंकि इसको हम बाद में तुमको बताएंगे। सपोज करो कि इसका जो भी रेजिस्टेंस है R1 सपोज करो आया, हम तुमको यहां पर ये बताना चाहते हैं कि अब देखो यहां पर इन दोनों रेजिस्टेंस के अंदर करंट कैसी है, डिफरेंट करंट है। इसमें करंट I1 है, इसमें I-1 है। अब यहां पे करंट क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यानी कि दोनों रेजिस्टेंस में क्या है, करंट अलग अलग है। जब करंट अलग अलग है, तो इसका मतलब कि ये बोथ द रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सर्किट के अंदर एक तुमको देखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा है, तो आप देखिए कि वो ब्रांच लीजिए जिसके अंदर सेम करंट में हुए, तो उसमें सारे रेजिस्टेंस कैसे होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और जिसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिवीजन होता है, तो वो रेजिस्टेंसेस कैसे होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। मेरे ख्याल से समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा अब देखो, एक तुम्हारे सामने में सर्किट रखता हूं, रेजिस्टेंसेस की वैल्यू स्मॉल आर लेंगे, जिससे कि हमको वो टॉपिक समझाने में आसानी हो। तो कैसे, मैंने क्या किया, एक सर्किट में एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, और मैंने एक सेल नीचे लगा दिया।
इसमें भी एक रेजिस्टेंस यूज किया और एक मैंने इसके अंदर सेल यूज कर दिया। अब कैसे सोचो कि ये कैसे होगा। हमने इसमें 1 ओम यूज कर लिया, इसमें 2 ओम यूज कर लिया, इसमें 3 ओम यूज कर लिया, इसमें 4 ओम यूज कर लिया, इसमें 1 ओम यूज किया, इसमें 2 ओम यूज किया, इसमें 5 ओम यूज किया। अब यहां पर ये जो सर्किट है इसमें तुम ये देखोगे कि हमने क्या किया कि यदि हमको इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो भी हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम मेरा वही है कि करंट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। करंट को डिस्ट्रीब्यूट सपोज करो कि तुमने यहाँ पे कितने वोल्ट की बैटरी ले रहे, तो सोचो कि हमने 5 वोल्ट की बैटरी यूज कर ली। इस लूप और इस लूप में कोई भी बैटरी नहीं है। जब नहीं है तो इसमें हमने आई करंट को फ्लो कराया। जब आई करंट इससे निकले तो इस वाले में हमने कहा कि I1 करंट गई, तो I1 बेटा इसमें भी तो जाएगी ना। और यहां पर क्या है, जो रेस्ट ऑफ द करंट है वो इसमें ले जाओ। तो रेस्ट ऑफ द करंट है क्या इसके अंदर, I माइनस I1। अब देखो यहां पर जो पॉइंट पड़ा, अब इसको A सपोज कर लो, इसको B सपोज कर लो, इसको C सपोज कर लो, इसको D, इसको E, इसको F। अब इसमें तुम देखो कि जब ये करंट यहां पर आई तो करंट को मैंने फिर डिवाइड कर दिया। अब जब यहां पे जो मैंने करंट को डिवाइड किया तो मैंने कहा इसके अंदर I2 करंट चली गई, तो I2 ले गए। तो अब इसके अंदर कौन सी करंट जाएगी, अब I1 तो यहां पे सीधे आ रही थी ना, उस I1 में से I2 क्या हो गई, CF में चली गई, यानी कि इस तीनों में चली गई। तो इसमें बची कितनी, बची कितनी, I1 माइनस I2। और ये I1 माइनस I2 इसमें भी जाएगी, तो करने क्या है, I1 माइनस I2 कहां पहुंचेगी, इस E पर पहुंचेगी। और इधर से कौन सी करंट आ रही है, I माइनस I1। इधर से कौन सी करंट आ रही है, I2। तो इसमें क्या होगा, I माइनस I1 प्लस I2। तुमने क्या किया, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट तुमने डिडक्ट कर दी, डिस्ट्रीब्यूट करके पता कर लिया कि इसमें कितनी कितनी करंट है, कितनी करंट इसके अंदर फ्लो कर रही है। अब हमने क्या किया, इसमें देखो 3 लूप्स हैं। पहला लूप, सेकंड लूप, और ये नीचे वाला जो है इसको थर्ड लूप। बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी का निगेटिव, तीनों में एक ही डायरेक्शन में करंट यूज करेंगे। सपोजिंग करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज ले लिया। अब क्या करते हैं, इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लूप के लिए करंट का इक्वेशन देखो, फर्स्ट लूप के लिए बना रहा हूं, कौन सा है, A B C F A B। अब इसमें देखो इन दोनों में सेम डायरेक्शन में है, तो कितना हो जाएगा, 2I1। इसमें भी देखो सेम डायरेक्शन में है, तो 3I2। इसमें भी देखो, अब इसमें देखो झाम है, इसमें करंट जा रही है A से F, और सपोजिंग करंट क्या है, F से A। दोनों ही एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। तो यहां पे जो ड्रॉप पोटेंशियल होगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 4 I माइनस I1। अब ये रेजिस्टेंस बचा है 1 ओम। इसमें भी तुम ये देखो I1 का डायरेक्शन और सपोजिंग करंट का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो कितना हो जाएगा, 1I। कोई तुम्हारा ज्ञान से उसके अंदर सेल नहीं है, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करके लिख लिया जाए। जब हम इसको लिखते हैं तो इसमें हम थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, तो 2I1 प्लस 3I2 माइनस 4I
प्लस का 4i1 प्लस का i1। सबसे पहले i को देख लो, ये क्या है माइनस का 4i, तो सबसे पहले तुमने क्या लिखा माइनस का 4i। इसके बाद i1 को देख लो, चेक कर लो, तो 2 4 6 प्लस 7, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 7i1। अब एक अकेला यही तो बचा बेचारा, तो इसको उतार लो, प्लस का 3i2, कोई सेल नहीं है, ये 0 है ही। इसको मैंने पहले मैथ्स का इक्वेशन मैंने उतार दिया। अब सेकंड को निकालना है। सेकंड वाले में फिर देखो रूल्स वही फॉलो करेंगे, हम सी से स्टार्ट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस कौन सा पड़ा 1, दोनों कैसे हैं सेम डायरेक्शन में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा पॉजिटिव होगा। फॉर सेकंड लूप है, अब सेकंड लूप में क्या हो जाएगा 1 इंटू i माइनस i1, ठीक है। अब आगे देखो, अब इस वाले में आओगे, दोनों सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं, तो यहां पर भी ड्रॉप पोटेंशियल क्या होगा पॉजिटिव होगा, i1 माइनस i2। अब इसमें देखो, इस वाले में सर्किटल करंट F से E पे है, लेकिन सपोजिट करंट कैसी है इसके अपोजिट है, इसलिए यहां पे ड्रॉप पोटेंशियल क्या होगा नेगेटिव होगा, और जब नेगेटिव होगा तो यहां पे क्या होगा माइनस का 5 I माइनस i1 प्लस i2। अब जब 3 ओम पे आओगे तो इसमें भी देखो यार अपोजिट है, इसमें भी माइनस का क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो माइनस का 3 कितना बन जाएगा i2 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा i माइनस i1 प्लस 2i1 प्लस का इसका जब 2 का माइनस में करोगे तो माइनस का 2i2, अब माइनस के साथ अंदर जाएगा तो माइनस का 5i प्लस का 5i1 माइनस का 5i2 और ये माइनस का 3i2 बराबर 0। अब जैसे मैंने इसमें सबसे पहले i लिखा है, तो इसमें भी क्या लिखेंगे सबसे पहले i ही लिखेंगे, ये नहीं कि हम i1 लिख दें, नहीं, एक सिमिलरिटी होनी चाहिए। तो सबसे देखो पहले i, और कहीं i है यहां पर है और कहीं है नहीं है, तो इसका मतलब माइनस का 5i और ये प्लस का i, तो जब इसको करोगे तो कितना आएगा माइनस का 4i। अब i1 को देखो, i1 में क्या है ये माइनस का i1, ठीक है, और कहीं माइनस i1 है नहीं है, बस एक ही जगह माइनस i1 है, बाकी जगह पे i1 ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो 5 प्लस 2 यानी 7, 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचे कितना प्लस का 6i1। अब i2 पे आओ, i2 माने कि ये वाला, और i2 कहां पे ये और ये, और तीनों ही क्या है नेगेटिव में है, नेगेटिव में है तो 5 और 3 8 और 2 10, माइनस का 10 i2, ये भी कितना हो जाएगा 0। अब इसके बाद क्या करते हैं कि थर्ड लूप लेते हैं। अब थर्ड लूप के मेरे पास दो ही रेजिस्टेंस हैं, एक 4 ओम और एक 5 ओम, इसमें हमको इक्वेशन को बनाना है। अब इक्वेशन कैसे बनेगा इसको देखो, तो इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी कि पॉजिटिव होंगे, यानी कि 4i माइनस i1, इसमें भी देखो सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब प्लस 5i माइनस i1 प्लस i2। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सपोजिंग करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे है, इसलिए जो ये ईएमएफ होगा ये कैसा होगा पॉजिटिव होगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा प्लस का 5। अब इसको सिंपलीफाई कर लो बेटा, अब देखो ये 4 है और ये 5i, तो कितना हो जाएगा 9i, माइनस का 4i1 और ये माइनस का 5i1, तो कितना हो जाएगा माइनस का 9i1। और अब देखो i2 देखोगे 5i2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। अब तुमने जो तीनों इक्वेशन देखे, तो पहला इक्वेशन मेरा ये आया,
सेकंड इक्वेशन मेरा ये आया और थर्ड इक्वेशन मेरा ये आया। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, क्योंकि इसको सॉल्व करने का तरीका भी बहुत, अब देखो 3 वेरिएबल इक्वेशन सिस्टम है और 3 वेरिएबल इक्वेशन सिस्टम को यदि हम लोग इजीएस्ट वे में कम समय में सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व होता है। तो इसको देखो कैसे करना है। हमने तीनों इक्वेशन में जो दो जीरोस वाले इक्वेशंस हैं उसको कंसीडर किया। तो दो जीरोस वाले इक्वेशन कौन है, एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो दोनों को मैंने उतार लिया। माइनस का 4i प्लस का 7i2 प्लस का 7i1 प्लस का 3i2 इज इक्वल टू का 0। और सेकंड में क्या है, 3y माइनस का 4i प्लस का 6i1 माइनस का 10i2 इज इक्वल टू का 0। अब यहां पर सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका यह है कि हमने लिखा i, फिर मैंने क्या लिखा i1, फिर मैंने क्या लिखा i2। अब जब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो से इसके कोफिशिएंट को इसी बॉक्सेस के अंदर अरेंज करेंगे। जब हम i के डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो i के कोफिशिएंट को निगलेक्ट कर दीजिए। यहां पे क्या आएगा 7 6 3 -10। अब i1 में लिखेंगे, i1 में लिखेंगे तो i1 के कोफिशिएंट को ड्रॉप कर दीजिए। तो यहां पे क्या आएगा माइनस का 4 और यहां पे 3 माइनस का 10। और जब हम i2 के लिए लिखेंगे तो i2 के कोफिशिएंट को ड्रॉप करेंगे तो हमको क्या मिलेगा माइनस का 4 7 और ये क्या मिलेगा 6। अब इसके बाद जब हमको ये मिल गया, अब इसके बाद सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम देखो ऊपर से अब मिटा रहे हैं इसको, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन थर्ड इक्वेशन को नहीं मिटा लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में हमको वैल्यूज निकालनी है। अब देखो जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जैसे हमने तुमको बताया था, कैसे बताया था, i माइनस का 70 माइनस 18, तो कितना सा है 10 7 जा 70 और ये 6 3 जा 18, दोनों के बीच में माइनस साइन लगाओगे तो माइनस का 18। अब इसमें आओगे सिमिलरली i1, ये दोनों ही देखो बेटा माइनस में है, देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना हो जाएगा 40। और जब इसका -4 का 3 में करोगे तो 12 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 12। अब हम इसमें i2 में आएंगे तो i2 डिनोमिनेटर में 6 4 जा 24, किसमें आएगा -24, और ये 7 4 जा 28, किसमें आएगा माइनस, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब मेरा बचा क्या है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा i, ये कितना हो जाएगा 8 और ये 7, ये भी 8 विद माइनस साइन, ये क्या आ जाएगा i1, ये कितना हो जाएगा 52, ये कितना हो जाएगा केवल 4, पॉइंट टू बी नोटेड, 28 में से 24 गए, कितना बचा 4। इसको सपोज टू बी k, मैंने k सपोज कर लिया। अब जब k सपोज कर लिया ना, देखो कितना आसान है, तुमको विश्वास नहीं होगा। i इज इक्वल टू माइनस का 88k, जब तुम इसको इसके इक्वल करोगे तो i1 इज इक्वल टू 52k और i2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4k। यानी कि i1 i2 की वैल्यूज को तुमने k के टर्म में निकाल लिया। अब इस जो वैल्यूज आई हैं इनको हम किस में रखेंगे, जो नॉन जीरोज इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर देंगे। और जब नॉन जीरोज वाले इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे तो हमको मिलता क्या है, इसको जरा सा देखिए। अब देखो इसमें क्या है, 9 इंटू माइनस का 88k माइनस का 9, उसको देखो 52 है
इंटू 52K प्लस 5 I2 कितना है 4K इज इक्वल टू 5। अब ना सोचो कितना आसान है कि हमने क्या किया कि अब इसको तो मल्टीप्लाई करना है, तो 9 8 का क्या होता है 72 में 7 कैरी हो गया, और 7 जब इसमें फिर 72 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 79। इतना के। अब इसकी भी तो माइनस में है ना, तो जब ये इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो 9 हो जाएगा 9 5 जा 45 में 1 को कैरी करोगे तो कितना हो जाएगा 46, तो इंटू के प्लस 20K इज इक्वल टू का 5। अब जरा सोचिए, अब इसमें करते क्या है, इन सारी वैल्यूज को इसके अंदर रखें, के की वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो के की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे होगा, दोनों माइनस वाले सबको ऐड कर लो भैया, जो ऐसे नहीं जोड़ पा रहे तो ऐसे जोड़ लो, जरा से गलती नहीं होनी चाहिए। इन दोनों के साइन सेम है तो मैंने इसको ऐड कर लिया, कितना आ गया 10, 9 6 15, 15 और 1 16, 7 4 11 और 1 12। अब इसमें से ये 20 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 20 को माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 0 4 2 1, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1240 इंटू के बराबर 5। तो व्हाट अबाउट के, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 अपॉन माइनस का 1240। अब इसको डिवाइड कर दो, छोटा हो जाएगा तो ये जाएगा 1 अपॉन 5 हो जाए 10, और फिर 5 4 जा 20, और 5 8 जा 40, यानी कि 148 आया के की वैल्यू 1 अपॉन में। अब जब ये वैल्यू आई और किस में आएगी, विद माइनस साइन के साथ आएगी। अब इस करते क्या है, इस के की वैल्यू को I1 फाइंड करना है, इसमें रखो, I2 फाइंड करना है, इसमें रखो, I फाइंड करना है, इसके अंदर रखो। तो अब इसमें रखते हैं वैल्यूज, हमने इसके अंदर रखा, जब रखा तो क्या मिला मुझको, इस के की वैल्यू जब उसके अंदर रखेंगे तो I इज इक्वल टू माइनस का 88 इंटू माइनस का 1 अपॉन 248। ये मेरा क्या आ गया माइनस माइनस प्लस, तो I की वैल्यू कितनी आ गई 88 अपॉन 248, ये क्या हो गया एम्पियर हो गया। अब मुझको I1 I2 चाहिए, तो I1 कितना हो जाएगा माइनस का 52 अपॉन 248, और I2 चाहिए माइनस का 4 एक मिनट एक चीज देखो, हाँ ठीक है, माइनस का 4 और के की वैल्यू कितना है 248। तो सोचो कि तुमने तीनों करंट निकाल ली, जब तीनों करंट बेटा आ गई तो हमको करना क्या है कि हमको यदि इस पूरे सर्किट का यदि रेजिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करें, इसकी जगह पे एक रेजिस्टेंस R लगा दें। तो हमने लगा दिया, वो R जिसको हमको फाइंड करना है, सेल कितने का लगा था 5 का लगा था, तो भाई सेल भी लगा दिया। अब सेल से करंट कहां से जा रही थी I, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, पोटेंशियल ईएमएफ कितना था 5 वोल्ट। तो हमको R ही तो निकालना है ना, तो जब हम R को निकालेंगे तो हम ये देखेंगे हमने I कितना निकाला, तो तुम कहोगे सर आपने I में ये निकाला 88 अपॉन 248, तो हम इस I की वैल्यू को किसमें रखेंगे, V इज इक्वल टू I इंटू R। जब V इज इक्वल टू I तो V की वैल्यू क्या है 5, I की वैल्यू तुमने निकाली है, कितनी निकाली है 88 अपॉन 248, तो 88 अपॉन 248 इंटू कितना हो जाएगा R,
हमको तो r चाहिए, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 248 अपॉन क्या हो जाएगा 248 इंटू क्या हो जाएगा अपॉन में 88। हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 4 से काट दो, ये 22 हो जाएगा, इसको काटेंगे 62 आया। अभी और सिंप्लीफाई हो सकता है, और सिंप्लीफाई करोगे तो ये 11 हो जाएगा और ये 31 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर दो अपॉन 11। ओ ये तुम्हारा जो इक्वेशन होता है, ये जिस तरह से मैंने तुमको सॉल्व करके दिखाया है, ये सर्किटल प्रॉब्लम की सबसे टिपिकल प्रॉब्लम है और इसको तुमको सॉल्व करना सीखना है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक आध एग्जाम्पल मैं और लूंगा, जिससे कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी और सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फिर से बताएंगे कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। तो अभी तो भाई पहला क्वेश्चन तुमको मैंने दिया था, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में रखूंगा। वो भी सर्किटल प्रॉब्लम है, वो बोर्ड में कम से कम मेरे ख्याल से, जहां तक मैं सोचता हूं, कम से कम 4 से 5 साल पूछा गया है कंटिन्यूअसली। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतजार रखिए। थैंक यू।